गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर को? चैप्टर 4 मानचित्र। क्या नाम है चैप्टर का? मानचित्र। आज हम मानचित्र, जिसे मैप्स कहते हैं, मैप कहते हैं, है ना, इंग्लिश में, इसे हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में ग्लोब के बारे में हमने क्या जाना था? ग्लोब पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म है। क्या है? हमने इससे पहले ग्लोब के बारे में जाना था। पृथ्वी का क्या है? मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म है। ये हमें पहले से मालूम है। इसके बारे में हमने और भी बहुत सारी बातें जानी थी। साथ ही आज हम मानचित्र को जानने वाले हैं। ग्लोब की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि ग्लोब में जो है, हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बहुत उपयोगी है ना। हमने जाना है किस तरह से उपयोगी है। जब हम महाद्वीप, महासागर, देश, बड़े बड़े स्तर पर चीजें देखते हैं, तब ग्लोब क्या है? बहुत ही उपयोगी है। लेकिन यदि हमें पृथ्वी का केवल एक भाग देखना हो, जैसे अपना देश भारत, उसके अंदर राज्य, जिला, शहर, गांव, ये सब देखना हो, इसका अध्ययन करना हो, तो ग्लोब उतना उपयोगी नहीं है। तो यदि मुझे अपने जिले के बारे में जानना है, शहर के बारे में जानना है, गांव के बारे में जानना है, अपने राज्य के बारे में जानना है, तब हमें किसका प्रयोग करना होगा? मानचित्र का प्रयोग करना होगा। उस समय जब हमें ये छोटी छोटी, क्या है, छोटी छोटी, है ना, स्पेसिफिक चीज़ें जाननी होंगी, अध्ययन करना होगा, तब हमारे लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होगा। तब क्या उपयोगी होगा? मानचित्र उपयोगी होगा। तो चलिए जानते हैं मानचित्र के बारे में। ये हमने थोड़ा सा मानचित्र के बारे में जान लिया। तो मानचित्र क्या है? क्या जानने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं? जिला, शहर, गांव, है ना। मानचित्र क्या है, अब हम पहले ये जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया एक चित्र है। ग्लोब आपने देखा कैसा होता है? लगभग गोल, पृथ्वी के आकार जैसा ग्लोब होता है। पृथ्वी कैसी है? गोल है? नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि झुकी हुई है। पृथ्वी झुकी हुई है। कितनी? 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, अब जो पृथ्वी गोल है लगभग, ठीक है, उसे यदि खोलेंगे, क्या करेंगे? खोलेंगे तो एक सपाट स्थान होगा। जैसे कि आप मैप लीजिए, आता है ना मैप, 1 रुपए 2 रुपए के मैप आपको बाहर मिल जाते हैं, किसी भी दुकान से, शॉप से आप ले सकते हैं। उसे अगर आप फोल्ड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि मानचित्र, ये जो पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है, सब कुछ गोल। उसी के पटल पर हमें देखना है। ठीक है, और आप खोल दीजिए मानचित्र को, जो कि आपको वैसा ही मिलेगा। कैसा? एक चौकोर नुमा संरचना होगी ना, एक साँचे के अंदर होगा, चौकोर जैसा, आयताकार। ठीक है, तो क्या है? चपटी सतह, पृथ्वी की चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ये जो मानचित्र हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? पृथ्वी की चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है मूल रूप में, है ना। जैसे हम पेपर पर बहुत आसानी से मानचित्र क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपकी क्लास में करूँ तो मुझे भारत बनाना है। मैं क्या कर रही हूँ? चपटी सतह पर मानचित्र को
ड्रॉ कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, है ना, ये सतह कैसी है, समतल है। चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। भारत किसका मैप है ये, भारत। आप सभी धीरे धीरे मैप बनाने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और थोड़ा इस परिभाषा को हम स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी की चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। पृथ्वी के किसी एक भाग पर, कैसे, मानचित्र में कुछ और भी आवश्यक होगा। ये तो बहुत ही सरल डेफिनेशन हो गई मानचित्र को बताने के लिए। थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, पृथ्वी के किसी एक भाग पर पैमाने के माध्यम से, कैसे, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र है। पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र को बनाते समय पैमाने की भी आवश्यकता लगती है। यदि हमें किलोमीटर बताना हो कि ये कितने किलोमीटर का रास्ता है ना, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कि नहीं। आगे हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो हमने संक्षिप्त रूप में जान लिया, पृथ्वी की चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या है, मानचित्र है। मानचित्र का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या जानने के लिए करते हैं, अपने राज्य के बारे में, जिला के बारे में, शहर के बारे में, गांव के बारे में अध्ययन करने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। इसके लिए ग्लोब उपयोगी नहीं है। चलिए उपयोग भी लिख ही लेते हैं। किसका अध्ययन करने के लिए करते हैं मानचित्र का उपयोग, राज्य, जिला, शहर, गांव आदि का अध्ययन करने के लिए उपयोग मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। मानचित्र क्या है, मानचित्र। जो कुछ भी चित्र बनाया जाएगा, देखो मानचित्र में बहुत स्पष्ट है, एक तरफ चित्र है और एक तरफ मान है। मूल रूप में क्या है, चित्र ही है ना। मान लेंगे, जो भी चित्र बनाएंगे वो क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे ये भारत है, ये भारत है, क्या है, भारत का मैप है। तो क्या भारत इतना ही बड़ा है, नहीं, ये भारत का चित्र हमने बनाया है और हम ये मानते हैं कि ये भारत का चित्र है, मानचित्र। ठीक है, समझने के लिए और आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक नाम बहुत सुना होगा, क्या, एटलस। क्या नाम सुना है आपने, एटलस के बारे में, कहते हैं ना एटलस, एटलस में दिया गया है ना। क्या है ये एटलस, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ समूह में रख दिया जाता है तब उसे एटलस कहते हैं। कई मानचित्रों का समूह एटलस
कहलाता है। आप एटलस में क्या देखते हैं? कई मानचित्र एक साथ आपको उस एटलस की जो नोटबुक होती है, जो पुस्तक होती है, जो भी आप कहते हैं उसे, उसमें होते हैं कई मानचित्र, उसमें एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, उसे ही एटलस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे एटलस कहते हैं। कई मानचित्रों का समूह, मैं संक्षिप्त में लिख रही हूँ, कई मानचित्रों का समूह क्या है? एटलस है। मानचित्र एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी मिल जाती है। जो मानचित्र है इससे हमें एक ग्लोब की अपेक्षा कहीं अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम मानचित्र में सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन कर पाते हैं, इसलिए ग्लोब की तुलना में मानचित्र से हमें अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े। मानचित्र, हमने जाना मानचित्र क्या है, अब जान लेते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, हम यहाँ जानेंगे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में जो दिया गया है 3 प्रकार के, कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? फिजिकल मैप, है ना। और दूसरा राजनीतिक मानचित्र, क्या कहते हैं इसको? पॉलिटिकल मैप, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। और तीसरा क्या हुआ? थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। इंग्लिश में इसे थीमेटिक ही कहते हैं, थीमेटिक मैप। है ना। अब हम एक एक करके इन मानचित्रों को जान लेते हैं कि क्या है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। चलिए शुरुआत करते हैं भौतिक मानचित्र से। क्या है भौतिक मानचित्र? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। प्राकृतिक आकृतियों से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक आकृतियों से तात्पर्य है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, इनसे तात्पर्य है भौतिक मानचित्र का, प्राकृतिक आकृतियों का। ठीक है, इन्हें दिखाने के लिए, इन्हें दर्शाने के लिए जब हम दर्शाते हैं तो वो कौन सा मैप होता है? फिजिकल मैप होता है। आपने देखा होगा फिजिकल मैप में पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, ये सभी दर्शाए गए होते हैं। ऐसे मानचित्र को, ऐसे मैप को क्या कहते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। कुछ नोट कर ले। चलिए कुछ नोट कर लेते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र या एक अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या है वो? उच्चावच मानचित्र, उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राकृतिक आकृतियों की। आप इन्हें भी नोट कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या है प्राकृतिक आकृतियां जिन्हें दर्शाना है मैप पर, और उनके बाद
वो मैप फिजिकल मैप कहलाएगा। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि। स्पष्ट है? भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं? आप घूमने के लिए जाते हैं ना किसी नेचुरल प्लेस पर, जहाँ पर जिसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, उसे देखने के लिए, जहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ ये सब होते हैं, यदि उन्हें एक मानचित्र पर दर्शाया जाए तो वो सब क्या होगा? वो मानचित्र फिजिकल मैप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक मानचित्र को। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप क्या है? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इसमें यदि क्या दर्शाना हो? राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देश या विश्व के विभिन्न देश या राज्य या इन देशों की सीमाओं को दर्शाना हो। ये जो देश हैं इनकी सीमाओं को दर्शाना हो। सीमाओं को दर्शाना। देश या राज्य की। ऐसे मानचित्र को क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल वह मैप, वह मानचित्र जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव या फिर विश्व के जो अन्य देश हैं या राज्य हैं उनकी सीमाओं को दर्शाना हो, है ना? ऐसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आगे बढ़े। थर्ड क्या था? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? बहुत ही संक्षिप्त में यदि जाने इसे तो विशेष जानकारी देने वाले। कैसे? विशेष जानकारी देने वाले, याद रखने के लिए, है ना? विशेष जानकारी देने वाले। कैसी विशेष जानकारी? थीम क्या होता है? विषय, है ना? थीमेटिक, थीम। थीम क्या है? विषय। विषय आधारित जानकारी देने वाले। कैसा विषय? जैसे कि जैसे सड़क का मानचित्र। सड़क मानचित्र। सड़क की जानकारी आपको जिस मानचित्र से मिले जिसमें सिर्फ सड़क ही बनी हो, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने वाली कौन सी सड़क है, नेशनल हाईवे है। फिर मध्य प्रदेश से अंदर के क्षेत्रों में जाने के लिए स्टेट हाईवे कौन सा है, उसके अंदर फिर गांव में जाने के लिए कौन सी सड़क है, या फिर दिल्ली से मुंबई जाने वाली कौन सी सड़क है, या दिल्ली से कोलकाता जाने वाली कौन सी सड़क है। ऐसा मानचित्र जिसमें सिर्फ सड़कों का ही विवरण हो, ठीक है, ऐसे मानचित्र क्या है? सड़क का मानचित्र है। तो ये जो मानचित्र है सड़क का मानचित्र, इसमें पूरे मैप में सिर्फ सड़क की ही जानकारी दी गई है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। कहीं भी जाने आने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ऐसे मानचित्र को सड़क मानचित्र कहते हैं और ऐसा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र होता है। क्यों? क्योंकि ये विषय आधारित है।
सिर्फ सड़क की जानकारी, रोड की जानकारी आपको दी जा रही है इस मानचित्र के माध्यम से। ठीक है, ऐसे ही अन्य भी हैं, सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं है, और भी विषय हो सकते हैं। जैसे वर्षा मानचित्र, वर्षा की जानकारी आपको जब दी जाती है मानचित्र के माध्यम से, आप देखते हैं प्राप्त होती है, तो उसे वर्षा मानचित्र कहते हैं। वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र या फिर उद्योग मानचित्र, इंडस्ट्री की जानकारी आपको जब प्राप्त होती है तो उसे भी थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जो भी विषय आधारित मानचित्र होते हैं वो क्या होते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारियां देते हैं वो मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, या फिर इसके अतिरिक्त आप देखते हैं, आपको लोहा जानना है कि आपके भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप जो मैप देखते हैं आपको एटलस में मिल जाएगा ये कि लोहा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो उस मैप में आप देखेंगे सिर्फ लोहे का ही वितरण जो है आपके मानचित्र में दिखाया गया है, भारत के मानचित्र में, कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है उत्पादन। सिर्फ लोहे का उत्पादन ही उसमें दिखाया गया। तो वो कैसा मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र है। या फिर कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ऐसे जितने भी विषय आधारित मानचित्र हैं वो कैसे होंगे? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं, विशेष जानकारी देने वाले मानचित्र। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्या? मानचित्र के घटक। कितने घटक होते हैं? कंपोनेंट, है ना। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक क्या होता है और किस तरह से ये मानचित्र पर ये घटक उपयोगी होते हैं मानचित्र में, देखते हैं। सबसे पहले हम दूरी को देखते हैं। दूरी, ठीक है। दूरी क्या है? मानचित्र में दूरी का उपयोग क्या है? पूरे विश्व या उसका एक छोटा भाग, है ना, पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक छोटे से पन्ने पर दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्या, ये भारत है, क्योंकि भारत इतना छोटा नहीं है। भारत इतना छोटा नहीं है तो हम ये क्या कर रहे हैं? मानचित्र बना रहे हैं भारत का, ठीक है। हम इसे दर्शा रहे हैं, छोटे पैमाने पर इसको हमने खींचा है, ड्रॉ किया है। भारत का मानचित्र है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल तो पर्याप्त है, काफी बड़ा है। इसे हम कैसे बताएंगे? चलिए इस क्षेत्रफल पर ज़्यादा गौर न करते हुए हम छोटे स्तर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके घर से, जैसे कि ये कौन है? मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, और ये बी। इनका कुछ नाम रख दिया जाए क्या? चलिए नाम रख देते हैं। ये है सीमा और ये है रीमा। मैं नहीं जानती इन लोगों को, ये कौन है, मैं सिर्फ मान रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ए के, सीमा के घर से रीमा के घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। अब आपको ये बताना है कि ये 10 किलोमीटर मानचित्र पर कैसे ड्रॉ होंगे, बता सकते हैं आप? इस 10 किलोमीटर को बताने के लिए हम एक पैमाने का प्रयोग
करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी ये जो लाइन खींची, ये लाइन क्या 10 किलोमीटर की है? नहीं है। हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सीमा के घर से रीमा का घर के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन ये लाइन 10 किलोमीटर नहीं बता रही है। तो कैसे बताएगी? हम पैमाने का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे यदि हम मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 2 किलोमीटर है। कितना? 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने खींची है, 1 2 3 4, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 10 किलोमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, दिखाएगी, दर्शाएगी। समझ गए दूरी क्या है? दूरी को किस तरह से दिखाते हैं? 10 किलोमीटर की बात तो आपको समझ में आ गई ना? चलिए, बहुत आसानी से हम इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो हम इस दूरी को बहुत आसानी से दिखा सकते हैं कि ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। और माना भी जाएगा, क्यों? क्योंकि पैमाना लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। क्या है उदाहरण? आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। दूरी अभी भी मैंने 10 किलोमीटर ही रखी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपके स्कूल से आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। इस बार हम क्या करेंगे? पैमाना, फिर से पैमाने का प्रयोग करेंगे इस 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाने के लिए। क्या करेंगे? इस 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर की दूरी से हम दिखा सकते हैं। कैसे? 2 सेंटीमीटर की दूरी से दिखा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, है ना? क्या हुआ इसका तात्पर्य? जब हमने कहा 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा? 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 5 किलोमीटर को। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। इतनी ही दूरी यदि 2 सेंटीमीटर की हो, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो यही दूरी क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, हम इसे 10 किलोमीटर कहेंगे। स्पष्ट है? ऐसा क्यों करते हैं? दूरी हमें कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पैमाने का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हमने डेफिनेशन में जाना था। क्या जाना था? हमने डेफिनेशन में जाना था कि पैमाने की क्या? पैमाने के माध्यम से, बिल्कुल, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, तो हमें पैमाने की आवश्यकता पड़ती है दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ तो दूरी मैंने समझाने के लिए आपको 10 किलोमीटर रखी है। मान लीजिए कि दूरी अगर 100 किलोमीटर हो, तब उसे कैसे दिखाएंगे? तब हमें पैमाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा, किसी को भी मानचित्र को देखकर ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कितने किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहा है। तो हम मानचित्र देखकर जान जाएंगे। पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी। ये हम पैमाने का जो प्रयोग कर रहे हैं
और आप इसे समझ रहे हैं बहुत आसानी से, वो क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र पर दिखाई गई मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है? समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमें बड़े क्षेत्रफल, पैमाना क्या होता है आपको समझ में आ गया? जब हमें बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, कैसे? बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों को कागज पर दिखाना होता है, महाद्वीपों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। छोटे पैमाने से क्या तात्पर्य है? मानचित्र पर जैसे 5 सेंटीमीटर, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 1000 किलोमीटर को दर्शाता है, या फिर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 1000 थोड़ा बड़ा अंक हो गया, छोटा कर लेते हैं। स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है? ये कौन सा मानचित्र हो गया? छोटे पैमाने वाला मानचित्र है। और छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग कब करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग कब करते हैं? बड़े क्षेत्रफल को दिखाने के लिए। जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसके लिए हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यदि हमें छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना हो मानचित्र में, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे कि गांव है या फिर शहर है, इसे कागज पर दिखाना हो, समतल सतह पर दिखाना हो, आप अपनी नोटबुक में दिखाना चाहते हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे? बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे। किसका? बड़े पैमाने का। क्यों करेंगे? अभी पता चल जाएगा आपको। बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे। ठीक है? कैसे? जैसे
स्थल पर 500 मीटर की दूरी, कितनी, 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। किससे? 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। ये उदाहरण के लिए है, पैमाना आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। समझने के उद्देश्य से बता रहे हैं आपको हम। 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दर्शाने के लिए, गांव हो या शहर हो, ताकि सूक्ष्मता से उसका क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, ठीक है। और हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है? 500 मीटर को। तो 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दर्शाएगा, है ना। तो वो बढ़ता जाएगा, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि एक स्थल से दूसरे स्थल के बीच जहाँ आपको जाना है उसकी दूरी क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले घटक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला घटक? दिशा। अगला घटक है दिशा। इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा मानचित्र में जब भी आप लेते हैं तो दाहिनी ओर क्या होता है? एक निशान लगा होता है। जैसे ये एक बॉक्स है ना। मैंने एक इसके अंदर मानचित्र बनाया। आपको एक पेपर मिलता है ना जिस पे भारत का नक्शा बना होता है, मैप बना होता है, और यहाँ पर एक चिन्ह लगा होता है, एक तीर, जो ये दर्शाता है ये कौन सी दिशा है? उत्तर की दिशा है, ठीक है, नॉर्थ है। यदि आपको एक दिशा ज्ञात हो तो बाकी शेष दिशाएं आपको ज्ञात हो जाती हैं बहुत आसानी से। कैसे? चलिए देखते हैं। क्या मालूम है आपको? उत्तर, नॉर्थ, एक दिशा आपको मालूम है। इसके ठीक विपरीत कौन सी दिशा होगी? दक्षिण, ठीक है। और दाहिनी ओर पूर्व, ईस्ट, और वेस्ट, पश्चिम। ये कौन सी दिशाएं हैं? मुख्य दिशाएं हैं। कौन सी दिशाएं हैं? मुख्य दिशाएं। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु, और इंग्लिश में कॉर्डिनल पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कॉर्डिनल पॉइंट्स। लिख लेते हैं। इन 4 दिशाओं को, जो मुख्य दिशाएं हैं, इन्हें प्रधान दिग बिंदु या कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं ये 4 मुख्य दिशाओं को। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 4 दिशाएं हैं। कौन सी? उन्हें भी देख लेते हैं। आइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इनके अतिरिक्त कौन सी दिशाएं हैं? है ना, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन दिशाओं की मदद से बीच के जो 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की
सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्या किसी का घर ठीक उत्तर में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, है ना। कुछ उत्तर पूर्व में भी तो हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल। तो सही लोकेशन के लिए ये जो बीच की दिशाएं हैं, इनकी सहायता से आप पहुंच सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आपके बुक में एक डायग्राम है, आप उसे देखकर भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही दिशा जानने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? दिक सूचक। दिक सूचक जानते हैं आप? कंपास कहते हैं। यदि हमें दिशा ज्ञात करनी हो तो क्या होना चाहिए? कंपास, दिक सूचक। ठीक है। हिंदी में कहते हैं। ये क्या है? ये एक यंत्र है। ये एक यंत्र है। ये यंत्र क्या बताता है? मुख्य दिशाओं का पता हम इस यंत्र की मदद से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मुख्य दिशाओं की जानकारी इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कंपास का प्रयोग करेंगे तो कंपास की जो सुई होती है, चुंबकीय सुई, उसकी दिशा चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ दिशा में होती है। ठीक है। तो मानचित्र में यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान या अपने घर से विद्यालय ही जाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस दिशा में आपका विद्यालय है। तो दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से दिशा मानचित्र में एक घटक के रूप में कार्य करता है। आपका स्कूल, आपका विद्यालय उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में है या फिर उत्तर पूर्व दिशा में है, आप ये जानकारी प्राप्त करिएगा। ठीक है। आपके घर से किस दिशा में है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि दिशा किस तरह से मानचित्र में उपयोगी है और किस तरह से दिशा के माध्यम से हम सही स्थान पर पहुंच सकते हैं। दूरी भी महत्वपूर्ण है, एक घटक है, और दिशा भी एक घटक है महत्वपूर्ण। अगले घटक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला घटक? प्रतीक, सिंबल्स। क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें सिंबल्स की? कभी सोचा है मानचित्र में सिंबल्स की क्या जरूरत है? क्यों घटक है यह मानचित्र का, है ना? नहीं ख्याल आया? कोई बात नहीं, नहीं ख्याल आया तो जरूरी थोड़ी है हर बात का ख्याल आए ही हमें, है ना। चलिए, मानचित्र का तीसरा घटक है सिंबल। ये तीसरा घटक भी दोनों घटक जो पहले आप पढ़ चुके हैं उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं, किसी न किसी घर में रहते होंगे ना। किसी का घर बहुत बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का जैसे छप्पर होता है वैसा होगा, लेकिन घर होगा, है ना। पक्का है ना, घर है। ठीक है। तो ये जो घर है आपका, आप अपने बड़े से छोटे से जैसा भी घर है उसे आप मानचित्र पर दिखाना चाहते हैं। कहाँ? मानचित्र पर। जैसे हम देखते हैं, हम भारत देश में रहते हैं इसलिए उसी का मानचित्र बनाते हैं और देखते हैं कि आप मान लीजिए इस भारत में अपने घर का मानचित्र
मैप जो है दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे? आपका घर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसे क्या यहाँ पर बना सकते हैं हम? जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है, यहाँ खिड़की लगी हुई है, यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है ना? क्या दिखा सकते हैं इस तरह से? बताइए, आपका जो बड़ा सा घर है वो यहाँ पर आ जाएगा मानचित्र पर? नहीं। हमें क्या आवश्यकता होगी? हमें आवश्यकता होगी आपके घर को दिखाने के लिए एक सिंबल की, एक प्रतीक की, कि यहाँ पर चिंटू का घर है। किसका? चिंटू का, मान लेते हैं। तो हमें घर दिखाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रतीक की। भवन, घर क्या है? भवन है ना? या फिर क्या दिखाना हो? मैंने कहा चिंटू का घर यहाँ पर है, तो हम घर ऐसे दिखा दें? चल सकता है। अगर प्रतीक मान ले तो ये हो जाएगा, ये चिंटू का घर है, ठीक है, ये आसानी से हो जाएगा और आप दिखा भी सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि मुझे कहना है क्या, नदी के बारे में, नदी आप देख सकते हैं इस क्लास में, इस भारत के मानचित्र पर, ये जो भारत का मानचित्र है, ये मानचित्र, इस पर क्या नदी बह सकती है? नहीं बह सकती। हमें उसका प्रतीक प्रयोग करना होगा, सिंबल प्रयोग करना होगा। स्पष्ट है सिंबल की आवश्यकता क्यों है? तो हमें बड़े बड़े जैसे नदी है, कुआं है, तालाब है ना, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, इन सभी का प्रतीक प्रयोग करना होता है, हमें सिंबल प्रयोग करना होता है, ताकि हम इन्हें आसानी से मानचित्र पर, इस भारत के मानचित्र पर क्या करें? दर्शा सकें, दिखा सकें। ठीक है? जैसे हमें रेलवे लाइन दिखानी है। क्या दिखाना है? रेलवे लाइन। ट्रेन चलती है ना, किस पर चलती है? रेलवे लाइन पर। तो वो रेलवे लाइन हमें दिखानी है। क्या दिखाएंगे? ट्रेन तो नहीं बना सकते, रेलवे लाइन दिखाएंगे। कैसे? जैसे कि यदि कहीं पर इस तरह से प्रतीक बना हुआ है, इसका मतलब है वहां से रेलवे लाइन गुजरती है। ठीक है, वहां से रेलवे लाइन गुजरती है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर से तात्पर्य मानचित्र है, ठीक है, अन्यथा आप मत चले जाइएगा पढ़ते पढ़ते। कहीं पर से तात्पर्य मानचित्र है। किसी मानचित्र में आप भारत का, विश्व का, किसी का भी मानचित्र देख रहे हैं और यदि आपको कुछ इस तरह से लाइन देखने को मिले मानचित्र में, इसका क्या तात्पर्य होगा? पक्की सड़क है। ये कैसी सड़क है? पक्की सड़क है। सब मान लेते हैं यहाँ आपका क्या है? स्कूल है और ये आपका घर है। तो घर और स्कूल के बीच सड़क यदि आपको दिखानी हो और वो सड़क पक्की हो तो आप कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से कुछ। ठीक है, यदि कच्ची सड़क हो तो इस तरह से दिखाएंगे, इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, प्रतीक तो हम मान लेंगे मैम, मेरा मन कर रहा है कि मैं मान लेता हूँ कि कल से प्रतीक लोटा है। मान सकते हैं ना, प्रतीक ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रतीक माने गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के पटल पर, सारे विश्व में क्या है? एक सहमति है। पूरे विश्व में कहीं भी आप रेलवे लाइन देखेंगे, मानचित्र उठाकर देखेंगे तो रेलवे लाइन के लिए यही मानचित्र होगा, यही सिंबल होगा। ठीक है, पक्की सड़क अगर आपको कहीं मानचित्र में देखनी है कहाँ है तो ये सिंबल होगा, कच्ची सड़क के लिए ये प्रतीक होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्वीकृत हुए, सहमति है कि यही प्रतीक इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह
जा सकें, जाने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, आप विदेश घूमने गए, कहाँ घूमना है आप लोगों को बताइए, वहीं घुमा देते हैं। अच्छा, आपका मन कर रहा है अमेरिका घूमने का, ओके अमेरिका घूम लेते हैं हम लोग, है ना। अमेरिका घूमने गए, हमें इंग्लिश हमारी थोड़ी सी मान लेते हैं कच्ची है, हालांकि अब तो बहुत अच्छी है ना, अब तो बहुत अच्छी है। तो हमें बोलने में क्या है, थोड़ी असहजता है, ठीक है। उस क्रम में हम क्या करेंगे, मैप लेंगे और वहाँ के मैप की मदद से हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। और वहाँ से जाने के लिए रेलवे लाइन जाती है, ट्रेन जाती है या बस जाती है, पक्की सड़क है वहाँ पर या कच्ची सड़क है, तो एक मानचित्र के माध्यम से हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। स्पष्ट है? कैसे? इन प्रतीकों को देखते हुए। ऐसे और भी प्रतीक हैं, आप उन्हें अपनी बुक के माध्यम से जान सकते हैं। मैं कुछ और बता देती हूँ जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। जैसे नदी दर्शाना है, किसी भी मानचित्र पर नदी दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, ये नदी है ना, और इसमें कौन सा रंग भर देंगे, नीला। कौन सा रंग भरेंगे, नीला, ठीक है। ये नीला रंग भर देंगे क्योंकि पानी का रंग नीला माना गया है। तो पानी जहाँ कहीं भी होगा उसका रंग कैसा होगा, नीला होगा। तो जहाँ कहीं भी नीला दिख जाए मानचित्र में, वहाँ पर हमें समझ लेना है कि यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी का क्षेत्र है। इस तरह से सिंबल मिल जाए तो कुआं है अगर कहीं तो कैसा होगा प्रतीक, प्रतीक होगा काला। इस तरह से सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। ये हुआ कुआं का प्रतीक, ठीक है। ऐसे और भी सिंबल हैं, जैसे कि घास यदि दिखानी हो मैप में तो कैसे दिखाएंगे, इस तरह से प्रतीक के माध्यम से घास दिखाते हैं, ठीक है। साथ ही कुछ निश्चित अक्षर, रंग, इन्हें भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जलाशय के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं। और अगर पर्वत दिखाना है तो भूरे रंग से आप कलर कर दीजिए, वहां पर क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, है ना। पर्वत को दिखाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। पठार को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं, पीला। और मैदान दिखाने के लिए, दिखाने से तात्पर्य दर्शाने से है, हरे रंग को चुनते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ें। आपको समझ में आ गया प्रतीक का प्रयोग क्यों करते हैं मानचित्र में, ठीक है। थीमेटिक मानचित्र आप देखेंगे तो आपको उसमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक, रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र। रेखा चित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केच। स्केच क्या होता है, स्केच। स्केच जो है पैमाने पर आधारित नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। स्केच पैमाने पर आधारित नहीं होता है। किस पर आधारित होता है, आपकी याददाश्त पर आधारित होता है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी या फिल्में देखी होंगी, जो भी जिस भी भाषा में आपको समझ आए, है ना। थोड़ा बहुत तो मुझे भी मालूम है, जिसमें आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर चोर का क्या बनवाती है, स्केच बनवाती है ना। तो जिसके माध्यम से बनवाती है वो इंसान के सामने बैठा होता है, चोर,
नहीं, वो याद करके बताता है कि यह चोर ऐसा दिखता था। ठीक है, तो याददाश्त पर आधारित होता है। आप स्केच को यहाँ इस तरह से याद कर सकते हैं। स्केच जो होता है वो याददाश्त पर आधारित होता है, क्योंकि हम याद करके बताते हैं या उसका मानचित्र या मैप बनाते हैं। ठीक है, स्केच करते हैं हम उसे। ये क्या कहलाता है? रेखाचित्र मानचित्र होता है, याददाश्त पर आधारित होता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को समाप्त करने की ओर। लास्ट क्या है? खाका, प्लान। प्लान किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र, खाका कहलाता है। खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। स्पष्ट है? जैसे कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जब मैं कह रही हूँ तो क्या आपको याद आ रहा है क्षेत्रफल कैसा है? छोटे क्षेत्रफल के बारे में जानने के लिए हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है? कंफ्यूजन तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है ना? बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी मदद से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि हमें और भी सूक्ष्म स्तर पर जानकारी चाहिए हो, जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या है, इसे जानने के लिए हम एक पेपर पर क्या करेंगे? खाका तैयार करेंगे, प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, उसे ही खाका कहते हैं। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। ओके, थैंक यू।